नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम जानते हैं कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच लंबे वक्त तक तनातनी जो एक तरह से देखी गई। कई बार ट्विटर जो है उसने भारत सरकार की बातों को नहीं माना, जिसके चलते सरकार ने कई दफा नाराजगी भी जाहिर की और उसके बाद ट्विटर को हाईकोर्ट तक एक बार जाना पड़ा। भारत सरकार ने अब ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्विटर का जो इंटरमीडिएरी का दर्जा है वो खत्म हो गया है, यानी कि अब भारतीय कानून के मुताबिक ट्विटर के ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नए नियम नहीं मानने को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर को अब कानूनी सुरक्षा नहीं होगी जो कि पहले मिलती थी। सीईओ की नियुक्ति न करने का ये मामला है, उसको लेकर कार्रवाई की बात सामने आई है। कल तक ट्विटर ने सीईओ नियुक्त करने की बात कही, लेकिन नियुक्ति का ब्यौरा जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। इधर आईटी मंत्रालय के पास नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं मिली है, ये आईटी मंत्रालय के सूत्रों से हमको पता चला है। और इस सब के चलते अब ट्विटर जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, हम जानते हैं कि ये जो विवाद है ये लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अब ये जो इंटरमीडिएरी का दर्जा खत्म हो गया है, इसके क्या मायने होंगे और अब ट्विटर के ऊपर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, 25 मई 2021 को जो समय सीमा दी गई थी वो खत्म हो गई थी। ट्विटर को छोड़कर के बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो नए नियम है उनका अनुपालन कर लिया है। इस बारे में मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसे बता दिया गया है कि नए नियमों के तहत तमाम नियुक्तियां की जा चुकी है, वो चाहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का हो, चाहे ग्रीवांस ऑफिसर का हो। लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। ट्विटर को 5 जून को एक बार फिर से आखिरी बार पत्र लिखा गया था मंत्रालय की ओर से, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि आपको यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि आप नए नियमों के मुताबिक नियुक्तियां कर लें और नए नियमों का पालन करें। लेकिन 6 जून को ट्विटर ने यह कहा कि वो ऐसा कर रहा है, 1 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां कर देगा। 1 हफ्ते का वक्त भी बीत गया, लेकिन अभी तक मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ खबरें जरूर आई हैं इस तरह की कि ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर ली है, लेकिन ये अस्थायी नियुक्ति है और इसके बारे में अभी तक मंत्रालय को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि इसका क्या परिणाम होगा, उसका परिणाम कल रात को ही देखने में आ गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोनी गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर की है। कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर की, इसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन ट्विटर को भी इसमें एक नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और ये जो पूरा मामला है अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति का है, जिनके साथ पिटाई की गई थी, जिनके बारे में ट्विटर पर यह प्रचार किया गया कि कुछ हिंदुओं ने उनको जो है मारा पीटा था, उनसे जबरदस्ती कुछ नारे लगवाए थे। और इसके बाद यूपी पुलिस ने पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया था, कहा था कि यह गलत है। लेकिन ट्विटर ने उन ट्वीट को या वीडियोस को डिलीट ना तो किया, ना ही मैन्युपुलेटेड मीडिया करके उनको टैग किया, ना ही ये कहा कि जो ट्वीट है ये गलत है, और न ही उनको हटाया है। तो ऐसे में ट्विटर को भी इस मामले में नामजद अभियुक्त कर दिया गया है। और इस तरह से जो अभी तक लीगल शील्ड थी है, क्योंकि इंटरमीडिएरी को ये फायदा होता है अभी तक कि अगर कोई थर्ड पार्टी उस पर कोई ट्वीट करती है, पोस्ट करती है, तो वो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। लेकिन अब ट्विटर के कोई जो शील्ड मिली हुई थी, ये शील्ड हट चुकी है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर ट्वीट करता है तो अगर वो गलत ट्वीट होता है, अगर उससे कोई अपराध होता है उस ट्वीट के कारण, तो उसके लिए ट्विटर भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि ट्वीट करने वाला है। और इसीलिए एफआईआर कर दी गई है। और इसका मतलब बहुत ही संक्षेप में क्या नहीं करने से, इसका मतलब बहुत ही संक्षेप में क्या ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है ट्विटर के अधिकारियों की? देखिए, इस बारे में तो हम नहीं बात कर सकते क्योंकि ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जो धाराएं हैं वो काफी गंभीर धाराएं हैं जिनके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से लेकर के और भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, और इन गंभीर आरोपों में सब तरह की कार्रवाई जो है वो संभव है। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विटर पर अब सख्ती जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। जो इंटरमीडिएरी का दर्जा है वो खत्म किया जा सकता है। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर अब बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उनको उनके कार्ड पर सरसों का तेल और नमक नहीं मिलेगा। इसके बदले में अब उनके खाते में हर महीने 250 रुपए आएंगे। सरकार का ये तर्क है कि वो जरूरत के हिसाब से सरसों की खरीद नहीं कर पाई और नमक की पैकेजिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ी है, जो खाद्य तेल है उसकी कीमतें, क्या 250 रुपए से उसकी भरपाई हो पाएगी? हरियाणा के कैथल में रहने वाली 50 साल की सरोज के पास बीपीएल कार्ड है। इस पर उनको राशन की सरकारी दुकान से 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और 1 किलो नमक 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता रहा है। लेकिन अब सरकार ने सरसों के तेल और नमक की सप्लाई रोक दी है और इसके बदले में 250 रुपए खाते में भेजे जाएंगे।
250 रुपए में सरकार खरीद के दे दो ना, 2 लीटर तेल सरकार का भी खरीद सकती है। सरकार ने इस बारे में आदेश पिछले महीने जारी किए। वजह ये बताई जा रही है कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी हैफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद नहीं कर सका, क्योंकि सरसों के दाम 6,000 रुपए तक पहुंच गए थे। नमक के लिए सरकार का तर्क यह है कि उनके पास पैकिंग का सामान नहीं है। मस्टर्ड अवेलेबल नहीं है, जो सरसों जिससे तेल निकाला जाता है, तो इसलिए इस महीने अभी ये डिसाइड किया गया है कि उसकी जगह 250 रुपये प्रति कार्ड जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। लेकिन आम भारतीय रसोई में सबसे जरूरी सरसों का तेल खरीदना अब गरीब परिवारों के लिए असंभव होता जा रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के डाटा के मुताबिक खाने के तेल के दाम एक साल में 60% तक बढ़ चुके हैं। एक साल पहले जो 1 लीटर सरसों का तेल 120 रुपए का मिलता था, वो अब 170 रुपए तक पहुंच गया है। सरसों के तेल और नमक की सप्लाई बंद करने से लोग तो परेशान हैं ही, विपक्षी दलों को भी सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। रसोई में रखी कढ़ाई में तड़का सरसों का तेल लगाएगा 250 रुपया नहीं। यदि इसके बाद भी सरसों के तेल की पूर्णतः बहाली यानी कि जो सरकारी दुकानों पर नहीं पहुंचता है, तो हमें मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़वा रही है। जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं हर रोज हरियाणा के मेजॉरिटी लोग, उन गरीबों के पेट पर लात मार रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीब परिवारों को सरसों का तेल और जो नमक दिया जाता है, उसे इस महीने सरकार ने रोक दिया है। ऐसे में महंगाई का दौर है और परिवारों की चिंता यह है कि सरकार दोबारा इस सप्लाई को कब शुरू करेगी। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर 70,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर चली गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है और साथ ही वेतन बढ़ाने और स्वास्थ्य बीमा करवाने की मांग की है। मुंबई और महाराष्ट्र की 70,000 आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। वजह है सरकारी उपेक्षा, कम वेतन और कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं। सरकार को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतने कम दाम में काम कर रहे हैं, तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि हम दे रहे हैं वो बहुत ही है कि, और सरकार इसके लिए हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है कि हम लोग को कुछ तो बढ़ना चाहिए, हम लोग का गौर पूरा करना चाहिए। इसके लिए हमारी मांग अच्छी है कि कम से कम हम लोग को 18,000 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए, और ऊपर में जो भी आरोग्य सुविधा है जो हम लोग को आज तक मिली नहीं है, तो वो भी हमें मिलनी चाहिए। मुंबई में कोरोना नियंत्रण के जिस धारावी मॉडल को सराहा जाता है, उसमें आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। फिर उसके फैमिली मेंबर कितने, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, सब हम लोग ये सब काम आप लोग करते हैं। सब किया है। बेल बजाते हैं, बोलते पेशेंट किधर है, पेशेंट आधे सामने आता है, पेशेंट बोलते हैं मैं ही पेशेंट। ऐसा हम लोग ने कवर किया है पेशेंट को। खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं के काम की सराहना कर चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता, पैसा भी जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, भारत में ट्विटर की कानूनी सुरक्षा जो है अब वो खत्म हो गई है और अब भारतीय कानून के मुताबिक ट्विटर पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी खबर हरिद्वार से आई है, जहां पर कुंभ के दौरान 1 लाख कोरोना के फर्जी टेस्ट किए गए हैं, जिसकी अब तहकीकात आगे की जा रही है। तीसरी खबर है, हफ्ते भर के बाद भी जो इनकम टैक्स विभाग का नया पोर्टल था उसमें दिक्कतें आ रही हैं और अब उसके लिए बैठक होगी 22 जून को। चौथी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक के बाद एक कई अस्पताल खुल गए और 8 से 10 अस्पताल में एक ही डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड है।
इसके अलावा जो 5वीं खबर है वो राहत पहुंचाने वाली है। 18 पार उम्र के जो लोग हैं उनको अब पहले से वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं करवाना होगा। तो इन 5 खबरों में से कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। उस खबर को हम आपको दिन भर NDTV इंडिया और उसके YouTube चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।